लिखें कॉस्ट अकाउंटिंग इज branch of accounting in which classification comma recording comma allocation comma summarizing and reporting of current cost and future cost. And future cost. तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग केवल और केवल अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जिसमें आप क्या क्या काम करोगे, आप क्लासिफिकेशन करोगे। अभी हमें इन सबको सीखना है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। हम एक तो क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, उसके बाद उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, फिर कॉस्ट का एलोकेशन कैसे किया जाएगा, समराइजिंग कैसे होगा, एंड हाउ टू रिपोर्ट द कॉस्ट। कॉस्ट भी दो तरह की, करंट कॉस्ट एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव या फ्यूचर कॉस्ट। कुछ ऐसे कॉस्ट के एस्पेक्ट होंगे जिसमें हम फ्यूचर कॉस्ट को भी क्या करेंगे, सामने वाले को समझाने के लिए उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी नाम सुना है बजट्स। जब बजट आने वाला होता है तो टीवी पर बहुत सारे ऐड आते हैं। बजट, बजट क्या होता है, बजट बेसिकली फ्यूचर की कॉस्ट की आज फोरकास्टिंग होती है। भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने किसी भी काम को करने के लिए बजट बनाया, यानी वो काम अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, काम तो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, लेकिन उस काम को करने की कॉस्ट का एस्टिमेशन हम कब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बजट बोलते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरह की अकाउंटिंग है जिसमें आप कॉस्ट को लेकर सारे काम करोगे ना। अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज कॉस्ट चल रहा था ना। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट तो पहला पॉइंट था, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग दूसरा पॉइंट था, और मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आपका तीसरा पॉइंट था। अब लिखें पॉइंट नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लिखेंगे इसमें, क्लासिफिकेशन में ए एलिमेंट ऑब्लिक नेचर वाइज क्लासिफिकेशन। हाँ जी, कॉस्ट को सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, या फिर हम ये बोलें उसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग।
तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट का क्लासिफिकेशन 3 हिस्सों में किया जाता है। सबसे पहली कॉस्ट जो लगती है वो लगती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल कॉस्ट। फिर दूसरी कॉस्ट कौन सी लगती है? लेबर कॉस्ट। एक्सपेंसेस या इसका एक और नाम है ओवरहेड्स। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है कॉस्ट का, अंडरलाइन कर लो, एलिमेंट वाइज। कॉस्ट के जो जो एलिमेंट होते हैं, और कॉस्ट के 3 ही एलिमेंट होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो 3 ही तरह की कॉस्ट उस पर लगती है आपकी। सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, फिर उस रॉ मटेरियल को जब आप कन्वर्ट करवाओगे तो आपको वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर की कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, एंड सबसे लास्ट में आपको कुछ एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स इनकर्ड करने पड़ेंगे। तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट का नेचर वाइज या एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। अब लिखिए बी, एक्टिविटी ऑब्लिक वॉल्यूम बाय क्लासिफिकेशन। हेलो, ऑब्लिक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाइज क्लासिफिकेशन। एक्टिविटी ऑब्लिक वॉल्यूम वाइज क्लासिफिकेशन। अब देखिएगा, एक्टिविटी या वॉल्यूम का मतलब होता है आउटपुट पर बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो देखिएगा यहां पर जो कैटेगरी बनी है, एक तो होती है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं एक्टिविटी या वॉल्यूम वाइज बात करता हूं तो मेरे पास कॉस्ट की जो कैटेगरी है वो 3 तरह की होती है। वन इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, अनदर वन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट,
एंड द अनदर वन इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल। अब ये कॉस्ट क्या क्या होती है हमें इनको समझना है। लिखें फिक्स कॉस्ट आर those costs, fixed costs are those costs which remains constant at every level of output. Fixed costs are those costs which remains constant at every level of output या activity. Activity. Now, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि मुझे इस प्लेस का किराया 20,000 रुपए देना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर उस दिन पूरे दिन भर में या कितने बैच लगते हैं या पूरे महीने में मैं कितनी रेवेन्यू जनरेट करता हूँ? मेरा वो अमाउंट फिक्स्ड है। यानी अगर मैंने ये प्लेस रेंट पर ले रखा है तो अब यहाँ पर मैं कितने भी बैच लगाऊं, सुबह 6 से लेकर रात के 7 बजे तक लगाऊं, कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट आए, क्या रेंट पर कोई फर्क पड़ेगा कि भैया अब की बार कम स्टूडेंट आए तो कम रेंट हो गया, ज्यादा स्टूडेंट आए तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, यानी आप कितनी भी यूनिट बनाओ, आप किसी भी आउटपुट लेवल पर काम करोगे, लेकिन आपकी ये कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। लिखो इसी में आगे, fixed cost remains constant in total. Fixed cost remains constant in total, but change on per unit basis. अब देखिएगा फिक्स कॉस्ट का क्या नेचर रहता है, वो टोटल में हमेशा कांस्टेंट रहेगी लेकिन पर यूनिट पर चेंज होती जाएगी। कैसे? देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 4000 यूनिट बनाई और उन 4000 यूनिट को बनाने की मेरी जो फिक्स कॉस्ट लगी वो 20,000 लगी, तो बताओ पर यूनिट खर्चा कितना होगा? 5 रुपए पर यूनिट। अब क्या हुआ सुनना, मैंने यूनिट को बढ़ाकर कर दिया 5000, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो अभी भी कितनी लगेगी? क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। अगर मैं आउटपुट को कम या ज्यादा भी करता हूं तो टोटलिटी में कभी भी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन क्या पर यूनिट चेंज हो गई? अब आप देखो, अगर 20,000 को मैं बांटूं अगर 5,000 यूनिट पर, तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? ₹4 आएगी। मैंने यूनिट को कम करके 2500 कर दिया, तो भी मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी रहेगी? लेकिन पर यूनिट निकालो कितना आया? 8 रुपए। तो क्या आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है जो मैंने ऊपर लिखा कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल? ये टोटल है जिस पर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जब भी मैं उसे पर यूनिट बेसिस पर ले जाऊंगा तो पर यूनिट बेसिस पर वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और चेंज भी कैसे होगी? इनवर्स रिलेशन के आधार पर। अब ध्यान से देखो, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब मैं जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाता जाऊंगा
वैसे वैसे पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी, और जैसे जैसे मैं आउटपुट को गिराऊंगा मेरी पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज। आप किसी भी लेवल पर चेक कर सकते हो इस बात को। मान लेते हैं मैंने यूनिट बनाई 8500, फिक्स कॉस्ट अभी भी कितनी लगेगी, अब जरा पर यूनिट निकालो, करो कैलकुलेटर पर। 20,000 डिवाइडेड बाय 85, 2.35। देखो कम हो गई कि नहीं हो गई। मैंने अगर आउटपुट को बढ़ाया तो मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होने लग जाएगी, कम। ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बनते हैं ये क्वेश्चन इस तरह के। भाई आप हमेशा ध्यान रखो कि फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कांस्टेंट होती है, लेकिन पर यूनिट पे आउटपुट का और यूनिट कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन चलता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्लियर है बिल्कुल। आउटपुट को बढ़ाओगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, और अगर आउटपुट को कम करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज। तो ये तो आपकी होती है फिक्स कॉस्ट का नेचर। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी वाइज हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल। आइए सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट, लिखें। हाँ जी करो, ये लो। लिख दिया। हाँ देखिए वेरिएबल कॉस्ट मीन्स variable cost means cost variable cost means cost which remains constant. Variable cost means cost which remains constant on per unit basis. वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पर यूनिट पर कांस्टेंट रहेगी, बट चेंज इन टोटल। अब देखिएगा अपोजिट ऑफ द फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पर यूनिट पर कांस्टेंट रहेगी, लेकिन टोटल में वो चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे वॉल्यूम अप या डाउन होगा उसी अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट भी उससे डायरेक्टली रिलेट करेगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने एक बैच स्टार्ट किया, बहुत ध्यान से सुनना, और बैच में मैं जो नोट्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करूंगा उसकी कॉस्ट आती है 500 रुपए पर स्टूडेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 10 स्टूडेंट होंगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 500 रुपए पर स्टूडेंट का मेरा खर्चा आता है नोट्स देने का, और 10 स्टूडेंट बैच में हैं, 500 रुपए पर स्टूडेंट आता है। नहीं नहीं, पर स्टूडेंट 500 रुपए का खर्चा है और 10 बच्चे हैं, कितना हुआ। आओ देखिए जरा इधर बात करते हैं।
10 है, 500 पर यूनिट है, तो अरे बात नहीं, 5000 का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? आओ, अब अगर बैच में 15 स्टूडेंट हो गए तो क्या खर्चा अभी भी 5000 ही रहेगा क्या? अब 15 स्टूडेंट को नोट्स दूंगा, लेकिन नोट्स की कीमत पर स्टूडेंट पर तो 500 ही है ना, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 7,500। अगर मान लीजिए बैच में केवल 8 स्टूडेंट आए, खर्चा तो अभी भी पर स्टूडेंट 500 ही रहेगा, लेकिन टोटलिटी में अब आप देखिए यहां पर दो रिलेशन मेंटेन हो रहे हैं। रिलेशन नंबर 1, वो कॉस्ट जो वेरिएबल नेचर की होगी वो पर यूनिट बेसिस पर तो कांस्टेंट रहेगी, पर यूनिट बेसिस पर तो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, और टोटल में क्या हो जाएगी? टोटल में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और चेंज भी कैसे? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब जब क्या होगा? यूनिट्स बढ़ेंगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और जब यूनिट्स क्या होंगी? कम होंगी, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन ही तो बोला मैंने इसमें। डायरेक्ट रिलेशन यानी यूनिट्स बढ़ेंगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, यूनिट्स कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी। तो यानी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट हो गई जो पर यूनिट बेसिस पर तो कांस्टेंट होगी, लेकिन टोटलिटी में वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो क्लियर है बिल्कुल? तो यहां पर जो रिलेशन होगा वो वॉल्यूम यानी आउटपुट के साथ डायरेक्ट रिलेशन चलेगा आपका, और ऊपर जो रिलेशन था फिक्स कॉस्ट में वो इनवर्स रिलेशन था आपका। आइए नेक्स्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट means cost which includes semi variable cost means cost which includes both factors, that is variable as well as fixed। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जिसमें दोनों फैक्टर इंक्लूड होंगे, यानी उसमें कुछ पोर्शन तो वेरिएबल होगा और कुछ पोर्शन आपका फिक्स्ड होगा। देखिएगा, द बेस्ट एग्जांपल इज योर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जब आप कनेक्शन लेते हो ना, तो एक मीटर का रेंट फिक्स्ड आएगा। इवन आप अपने यहाँ पर बिजली का कंजम्पशन 0 कर दो, आप अपने सारे स्विचेस बंद कर दो, घर को बंद कर जाओ और 1 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाओ, तो भी बिजली का बिल आएगा, क्योंकि मीटर का जो रेंट है वो फिक्स्ड है कि आपको मीटर का किराया तो देना ही पड़ेगा जो मीटर आपके लगा हुआ है। फिर उसके बाद आप जितना कंजम्पशन करोगे तो आपका बिजली का बिल क्या होता जाएगा? पर यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे तो पर यूनिट के हिसाब से वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी में दोनों फैक्टर इंक्लूड है। एक फिक्स्ड नेचर का रेंट लगेगा ही लगेगा, चाहे आप बिजली का कंजम्पशन 0 कर दो तो भी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। और दूसरा, फिर आप उस फिक्स्ड के बाद जितना जितना कंजम्पशन करते जाओगे आपको उतना उतना कंजम्पशन के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है
जिसमें दोनों एलिमेंट या दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसका कुछ हिस्सा वेरिएबल नेचर होता है और कुछ हिस्सा फिक्स्ड नेचर का होता है। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी, उसमें आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कुछ कई बार मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। जैसे मान लो क्या होता है कि मैंने एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, तो मैंने जब मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट फिक्स्ड था वो तो मुझे उसको देना ही देना है। प्लस अगर मान लो वो मेंटेनेंस करने आया और कोई पार्ट चेंज हुआ या कोई भी रिप्लेसमेंट हुआ, तो क्या मुझे अलग से पैसा देना पड़ेगा? तो आप समझ रहे हैं, तो कई ऐसी नेचर की कॉस्ट हमारे बिजनेस में होती हैं जिनमें दोनों एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। उसमें एक फिक्स्ड पोर्शन होता है, वो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप यूज करो चाहे आप यूज मत करो। फिर उसके बाद आप जितना कंजम्पशन या यूज करोगे उस हिसाब से आपका वेरिएबल फैक्टर आता जाएगा। बोलो, क्लियर है बिल्कुल? तो ये आपके पास तीन तरह की कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल की पहचान कैसे करोगे भाई? क्वेश्चन में कैसे देखकर पता लगेगा? देखो, फिक्स्ड का पता कैसे लगेगा? इससे पता लगेगा। अगर टोटल अमाउंट हर लेवल पर इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब वो कॉस्ट प्योरली फिक्स्ड हो गई। वेरिएबल का कैसे पता लगेगा? इससे पता लगेगा कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जब आप पर यूनिट कैलकुलेट करोगे तो पर यूनिट इक्वल आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4000 यूनिट्स और 6000 यूनिट्स। नाउ आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कॉस्ट। अब मुझे इसका नेचर ढूंढना है कि ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, या ये सेमी वेरिएबल है। मुझे बताओ, 4000 यूनिट और 6000 यूनिट पर क्या एक सिमिलर अमाउंट लग रहा है? यस सर। कहां लग रहा है? इधर 24 है, इधर 36 है, तो कांस्टेंट कहां हुआ? कौन सा मल्टीप्लाई? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पता कहां पर रहते हो जब क्लास चल रही थी? टोटल में कांस्टेंट होना चाहिए तो वो फिक्स्ड है। क्या ये टोटल में कांस्टेंट दे रखा है मैंने आपको? नहीं। अब पर यूनिट चेक करो, निकालो पर यूनिट। 24,000 को डिवाइड बाय 4000 करोगे तो कितने रुपए आया? 6 रुपए पर यूनिट। और 36,000 को 6000 से डिवाइड करोगे तो कौन सी कॉस्ट है जो पर यूनिट पर कांस्टेंट होती है? तो इसका मतलब इस कॉस्ट का नेचर हो गया वेरिएबल कॉस्ट। मैंने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉस्ट जो मुझे गिवन है वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। आओ, एक तो नहीं, बहुत करेंगे इसके, तो क्वेश्चन आएंगे पेपर में। नेचर को देखो, उससे वैल्यू निकालो। देखो, फोर 4000 यूनिट्स और 8000 यूनिट्स कॉस्ट। बताओ, क्या टोटल में कांस्टेंट है क्या? इधर दे रखी है मैंने 16,000, इधर दे रखी है 32,000, क्या ये कांस्टेंट है? नहीं है। इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? यहां टोटल में दे रखी है 16,000 और यहां टोटल में दे रखी है 32, तो क्या ये कांस्टेंट है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अब वेरिएबल चेक करो, तो 16,000 को 4000 से डिवाइड करो, कितना आया? 4 रुपए पर यूनिट। अब जरा 32,000 को 8,000 से डिवाइड करो, 4। क्या वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है?
अब फिर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, उसको एक समझो। अगर टोटल अमाउंट कॉस्ट का कॉमन दे रखा है तो वो फिक्स कॉस्ट का नेचर है, लेकिन ऐसा यहां नहीं है, क्योंकि इधर कॉस्ट 16 है इधर 32 है, तो ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं हो सकती। अब वेरिएबल चेक करता हूं, तो वेरिएबल को चेक कैसे करता हूं, पर यूनिट निकालकर। तो पर यूनिट जब मैंने निकाला तो 16,000 को जब डिवाइड बाय 4,000 किया तो 4 रुपए आया, और 32,000 को डिवाइड बाय 8,000 तो 4 रुपए आया। क्या पर यूनिट पर कांस्टेंट है, क्या पर यूनिट पर कांस्टेंट है? अब अगर ये पर यूनिट पर कांस्टेंट है तो ये कौन सा नेचर हो गया, ये लीजिए इसका नेचर वेरिएबल कॉस्ट। आए दो एग्जांपल समझ में? कल अपन और एग्जांपल करेंगे तीनों का, अभी तो अपन ने केवल एक ही का किया है, किसका, वेरिएबल कॉस्ट को समझा है।